आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम समझते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है। हमें पता है कि रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होती है। जो रिएक्शन से हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है, जैसे ए प्लस बी से हमें सी प्लस डी प्रोडक्ट मिला, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और यदि प्रोडक्ट यानी कि सी प्लस डी से यदि हमें फिर से ए प्लस बी यानी कि रिएक्टेंट मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होती है उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे H2 + I2 से 2HI बनना, अमोनिया का बनना, N2O4 का 2NO2 से बनना, सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन से बनना। ये सभी एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन के। अब एक केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए प्लस बी से हमें मिला सी प्लस डी, और सी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। मान लो ये जो हम ए प्लस बी जो हमने रिएक्टेंट लिए है इसका रिएक्शन कराते हैं हम क्लोज्ड कंटेनर में, जिसको हम बंद कर देते हैं। अब ए प्लस बी से रिएक्ट करके सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाएगा। शुरू में ये मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी जिसमें कि प्रोडक्ट बन रहा है, और ये रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ बताया हुआ है, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो सी प्लस डी यहाँ पे प्रोडक्ट बना, जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दोबारा वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे। और एक स्टेट ऐसी आएगी जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाएगी, यानी कि जितनी मात्रा में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतनी मात्रा में प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट पे हमें ये प्रतीत होगा जैसे रिएक्शन रुक गई है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट इक्वल हो जाएगी, पर रिएक्शन रुकती ही नहीं है। सेम गति से फॉरवर्ड रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है और उसी गति से बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। इसको हम बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया रेट और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो हमने देखा यहाँ पे RF है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, जो शुरू में ज़्यादा थी और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे ही RB है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो शुरू में कम थी क्योंकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी शुरू में कम थी, जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर दोनों की जो रेट है यानी कि RF = RB हो जाता है। इसका एग्जांपल हमने लेके समझाया, जैसे H2 + I2 से HI का बनना। अब इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को केमिकल इक्विलिब्रियम को सेटअप होने के लिए क्या क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम इन ओपन वेसल, जैसे यदि हम रिएक्शन को ओपन कंटेनर में बनाएंगे तो उस सिचुएशन में केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सेटअप नहीं होगा। क्यों सेटअप नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे यदि वो गैसियस स्टेट में है तो बाहर की तरफ निकल जाएंगे और दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे, तो हम वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं। यानी कि जो रिएक्शन है वो हमें किस में करवानी है? क्लोज्ड वेसल में करवानी है। दूसरा कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्या कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम हमें अटेंड होता है, यानी जब हमें वहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप होता है किसी भी टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है। दूसरा, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड, मतलब किसी भी रिएक्शन को हम किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करके हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है। जैसे मान लो हमने N2H3H2O से हमने अमोनिया बनाया, तो हम अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा के भी हम अमोनिया को प्राप्त कर सकते हैं, और अमोनिया से भी हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में हम इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? कैटलिस्ट क्या करता है कि दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है उन दोनों को समान रूप से बढ़ा देता है, जिसके कारण से हमें इक्विलिब्रियम पहले मिल जाता है, समय से पहले मिल जाता है। ये इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करता है, बल्कि जो इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने का समय है उसको घटा देता है। जैसे कि हमने रेट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो हम देख रहे हैं कि जो हमें कैटलिस्ट के एब्सेंस में जो हमें इक्विलिब्रियम मिला वो ज़्यादा टाइम पे मिल रहा है हमें। जैसे कि यहाँ पे
यहाँ T1 पे मिला हमें जब कैटलिस्ट एब्सेंट था, और जब हमने रिएक्शन में मिक्सचर में जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो हमें जो इक्विलिब्रियम था वो T2 पे मिला, यानी कि कम टाइम में मिला। पांचवा है फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। तो जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है, इसका मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। लो ऑफ मास एक्शन, लो ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब rate of the rate of any reaction a substance react is proportional to the active mass, and the rate of the chemical reaction is proportional to the product of activity mass of reactant। यानी कि मान लो हमने एक रिएक्शन ली A प्लस बी और इससे प्रोडक्ट बना, तो अकॉर्डिंग टू मास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ एनी दिस रिएक्शन मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है ए और बी, तो इनके एक्टिव मास यानी कि जो हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे इसको ए और बी, इसी को हम बोलेंगे एक्टिव मास, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे ए जो हमने ब्रैकेट में लिखी है यह है एक्टिव मास ऑफ ए, और बी जो हमने ब्रैकेट में लिखा है यह है एक्टिव मास ऑफ बी। तो एक्टिव मास इनफैक्ट इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। एक्टिव मास क्या होता है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। इफ सी इज द कंसंट्रेशन तो ए इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि इसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ए इज इक्वल टू एफ सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ए है यहाँ पे इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और एफ है यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट है। यानी कि जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू 1 से कम होती है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है उनके लिए इसकी वैल्यू कम होती है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है कि जो इसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है उससे कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इसके कारण से उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस कारण से उसको एक्टिविटी कोफिशिएंट एफ से इंटू करते हैं कि जिससे वो बराबर हो जाए। पर लेकिन डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, जीरो के बराबर हो जाता है, जिसके कारण से एफ की वैल्यू 1 हो जाती है और ए इफेक्टिव कंसंट्रेशन उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है। फॉर ए जनरल रिएक्शन हमने यहाँ पे लिए जैसे ए प्लस एन टू एन वन ए प्लस एन टू बी गिव्स टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लो अकॉर्डिंग टू लो मास एक्शन आर इज इक्वल टू जगह के इज टू पावर एन और बी इज टू पावर एन टू। यहाँ पर एन वन और एन टू कोफिशियंट है। अब इक्वलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्वलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, सपोज करो हमने एक रिएक्शन ली है एन वन ए प्लस एन टू बी गिव्स टू एम वन सी प्लस एम टू डी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन ली है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज टू पावर एन वन और बीस टू पावर एन टू। इसी तरीके से हमने बैकवर्ड रिएक्शन निकाल लिया। एट इक्वलिब्रियम पे क्या होगा कि ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इनके आर एफ और आर बी एक दूसरे के इक्वल होगी। यहाँ पे आर एफ है रेट कांस्टेंट वो फॉरवर्ड रिएक्शन, और आर बी है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यदि इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे के एफ अपॉन के बी को बोलते हैं हम के सी, यानी कि इक्वलिब्रियम कांस्टेंट। ये अपना केमिकल इक्वलिब्रियम कांस्टेंट है जो किसके बराबर होगा? सी इज टू पावर एम वन डी इज टू पावर एम टू अपॉन एज टू पावर एन वन अपॉन एज बी इज टू पावर एन टू। रेशियो ऑफ वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। हमने यहाँ एग्जांपल भी लिया है एंड अमोनिया बनने वाली रिएक्शन का एग्जांपल लिया, उसके लिए हमने केसी निकाला है। अब इक्वलिब्रियम कांस्टेंट को मान लो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स है वो गैसियस स्टेट में है, तो उनकी जगह कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर को काम में लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी होता है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि पी इज इक्वल टू सी आर टी। अब यहाँ पे आर टी क्या है? यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट है, यदि हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट लिया है और आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, तो पी इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा वहाँ पे मोरल कंसंट्रेशन, यानी कि हम सी की जगह हम पी को भी लिख सकते हैं। तो के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी सी मतलब सी का प्रेशर एम वन इंटू पी डी एन टू अपॉन पी ए एन वन इंटू पी बी एन टू। तो इसको बोलेंगे हम प्रेशर इक्वलिब्रियम कांस्टेंट के पी को।
रिलेशन बिटवीन Kp और Kc में यदि हम रिलेशन निकालें तो सेम इसी रिएक्शन के लिए हम इसके लिए निकाल सकते हैं दोनों में जो हमने रिएक्शन अब तक पढ़ी है। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे Kp में हमने अब जो Pa और Pb Pc और Pd की जो वैल्यूज़ है वो रख दी, यानी कि Pa इज इक्वल टू CaRT और CaO को हम ब्रैकेट में A लिख देंगे तो भी उसकी एक्टिव मास हो जाएगा, तो ART। इसी तरह सबकी वैल्यू को हमने यहाँ रखा तो ये हमारे पास आ गया CM1DM2 अपॉन AN1N2 इज इंटू RT। ये M1 प्लस M2 अपॉन RT N1 प्लस N2 इन M1 प्लस M2 माइनस N1 N2 को हम लिख सकते हैं डेल्टा N। मतलब M1 M2 क्या था, प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल्टा एन के बराबर। यानी कि Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kp इज इक्वल टू KcRT की पावर डेल्टा एन, जहाँ पे डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो अलग अलग इसके लिए हम निकाल सकते हैं। मान लो एन डेल्टा एन इजिकल टू 0 है तो वहाँ Kp इजिकल टू Kc होगा, जैसे N2 प्लस O2 गिव्स टू 2NO। यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो वहाँ Kp की वैल्यू Kc से ज़्यादा होगी, जैसे 2SO3 से 2SO2O2 का बनना। यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 से कम है तो वहाँ पे Kc की वैल्यू Kp से ज़्यादा होगी, जैसे N2 प्लस 3S2 2NS3। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि रेट की यूनिट क्या होती है, रेट क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम की टाइम है, तो रेट की यूनिट हो गई मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। इसी तरीके से यदि हम केसी में ये मोलर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ही है तो कंसंट्रेशन मतलब, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन एम डेल्टा एन, और कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर तो डेल्टा एन। तो जैसी भी डेल्टा एन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे केसी की वैल्यू मिल जाएगी। और यदि हम इसी के लिए हम केपी की वैल्यू निकालना चाहें तो केपी की वैल्यू भी आ जाएगी, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन होता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हम निकालेंगे उसकी वैल्यू, और डेल्टा एन की वैल्यू तो हमें निकल ही जाएगी प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में से रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल के नंबर को माइनस करने पे हमें डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने अमोनिया के लिए निकाली है, जैसे सॉरी NO के लिए निकाली है, और इसके लिए यहाँ पे Kp इज इक्वल टू 1 मतलब एटमॉस्फेयर इसकी यूनिट आएगी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेके भी समझा रखा है Kp और Kc की वैल्यू को।